डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके में। बच्चों, JCERT के द्वारा 9th क्लास के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के लिए जारी किए गए 3 मॉडल प्रश्न पत्रों में से सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनका उत्तर। तो बच्चों चलिए बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जर्मन संसद का नाम क्या था? तो जर्मनी संसद, जर्मन देश यूरोप में है और वहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा। ड्यूमा। दूसरा, वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है? वन्य संसाधनों के प्रबंधन, संरक्षण करने की वैज्ञानिक तकनीक। देखिए, प्रबंधन, मैनेजमेंट, संरक्षण, कंजर्वेशन, उसका रख रखाव, ये करने की वैज्ञानिक तकनीक को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। माने जंगलों को बचाने का वैज्ञानिक तरीका, सीधा सीधी समझने के बाद। तीसरा, निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखें। तो निर्धनता के 2 मुख्य आयाम हैं, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, इसी तरह से निरक्षरता भी हो सकता है। उसी तरह से आप लिख सकते हैं बाल श्रम, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण। ये सभी जो है जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम, ये सभी निरक्षरता, ये सभी निर्धनता के विभिन्न आयाम हैं। आपको 2 आयाम पूछ रहा है तो जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी लिख सकते हैं। चौथा है, बफर स्टॉक का निर्माण सरकार क्यों करती है? देखिए, बफर स्टॉक को पहले समझना होगा, लिखना होगा और तब फिर क्यों करती है उसको बतला देना होगा। तो भविष्य के लिए अतिरिक्त अनाज के भंडारण देखिए को बफर स्टॉक कहा जाता है। क्यों किया जाता है इसका निर्माण? पहले तो कहते किसको है वो देख लिया, अब है कि इसका निर्माण सरकार करती क्यों है? तो कमी वाले क्षेत्रों में, समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण हेतु, बाजार कीमत से कम कीमत पर जो अनाज का वितरण होता है उसको हम लोग कहते हैं निर्गम कीमत। तो समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर या निर्गम कीमत पर अनाज के वितरण हेतु खराब मौसम में या आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार बफर स्टॉक का निर्माण करती है। तो क्यों करती है, इसका उत्तर मिल गया। चलिए, 5वां, अधिकार से आप क्या समझते हैं? देखिए, अधिकार लोगों के वे तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति और अदालत मतलब न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो जो अदालत के द्वारा मान्यता प्राप्त है और समाज से जो स्वीकृत है वही अधिकार जो है अधिकार कहलाता है। तो लोगों के तार्किक दावे जिन्हें समाज से स्वीकृति, अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है उसको अधिकार कहते हैं। छठा, मतदाता सूची क्या है? तो लोकतांत्रिक चुनावों में कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं, यह तय करने के लिए मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची चुनाव से पहले तैयार कर ली जाती है। तो चुनाव होने से पहले कौन कौन लोग मतदान कर सकता है उसके लिए उसकी सूची तैयार कर ली जाती है। इसे ही मतदाता सूची कहते हैं। तो आपको पता है 18 साल या उससे अधिक उम्र के जो भी लोग हैं उनको जो भारत के नागरिक हैं उनको चुनाव में मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है और उनकी सूची जो है तैयार कर ली जाती है। इसे मतदाता सूची कहते हैं। जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चे तो खैर बहुत छोटे हैं अभी, तो जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उनको भी मतदाता सूची में उनका भी नाम ऐड हो जाएगा और वो भी मतदान के अधिकारी हो जाएंगे। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, अगर उष्णकटिबंधीय भूल भी जाएंगे और मानसूनी जलवायु भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु लिखना है। अब देखिए, सेट 2 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से देखते हैं। पहला है, नात्सी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो नात्सी पार्टी आपको पता है ये हिटलर था, इसका है ना। नात्सी पार्टी का संस्थापक हिटलर था और हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था। हिटलर जो है उसका मानना था कि, और नात्सी पार्टी का, हिटलर के द्वारा संस्थापित नात्सी पार्टी का मानना था कि देश सबसे ऊपर होता है और देश लोगों के लिए नहीं होता है बल्कि लोग देश के लिए होते हैं और देश सबसे ऊपर होता है। और इस मान्यता के तहत वह जो है तानाशाही व्यवहार करता था हिटलर, और इसीलिए हिटलर के जैसा अगर कोई शासक भी अगर उसी तरह से व्यवहार करता है तानाशाही, तो कहते हैं हम लोग कि हिटलर शाही दिखला रहा है ना। तो हिटलर अपने तानाशाही रवैये के कारण से बहुत पॉपुलर हो चुका था। उसी ने नाज़ी पार्टी का स्थापना की थी। दूसरा है, झूम या घुमंतू खेती किसे कहते हैं? देखिए, यह प्रारंभिक या आदिकालीन या आदिम कृषि का एक प्रकार है।
स्थान बदल बदल कर खेती की जाती है। इसमें एक स्थान के जंगलों को साफ करके या काट करके उसे जला दिया जाता है, और जो राख प्राप्त होता है उस राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है, तब खेती की जाती है। कुछ समय बाद जब उर्वरता घट जाती है, मिट्टी की उर्वरता, तो फिर दूसरे स्थान के जंगलों को भी साफ करके, काट करके, फिर जला करके, उसके राख को मिट्टी में मिला करके उसी प्रक्रिया को फिर से दोहराई जाती है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फिर दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर लगातार ये घूम घूम कर करके, झूम झूम कर करके जो खेती की जाती है उसको हम लोग घुमंतु या झूम खेती कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको। इसे चूंकि जलाते हैं, काटते हैं, इसलिए कर्तन और दहन की खेती भी कहते हैं, झूम खेती या घुमंती खेती को। चलिए तीसरा क्वेश्चन, निर्धनता की परिभाषा लिखें। तो देखिए, निर्धनता एक बहुत बड़ा अभिशाप है। निर्धनता मतलब गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इसका तात्पर्य अभाव यानी कमी, अर्थात न्यूनतम उपभोग के स्तर प्राप्त करने में असफलता से है। तो ये निर्धनता की परिभाषा हो गई। चौथा है, भूखमरी से आप क्या समझते हैं। देखिए, पोषण युक्त भोजन के घोर अभाव, एकदम कमी, पोषण युक्त भोजन के घोर अभाव को भूखमरी कहते हैं। यह कुपोषण का चरम रूप है। इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, अन्य पोषक तत्वों, ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी हो जाती है। इसी भूखमरी कहते हैं। एकदम लीन छीन कमजोरी का शिकार हो जाता है व्यक्ति इसमें। पांचवा है, दूसरा सेट का पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। देखिए बच्चों, भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला देखिए समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बच्चों, एक सातवां भी था मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसको संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अब उसको सामान्य अधिकार के श्रेणी में रख दिया गया है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो इस प्रकार से 6 मौलिक अधिकार होते हैं। छठा है, आदर्श आचार संहिता क्या है। देखिए, चुनावों में राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के निर्देश एवं मार्गदर्शन के लिए, राजनीतिक दल और उम्मीदवार के लिए निर्देश और मार्गदर्शन जरूरी है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए वे लोग गलत हथकंडा अपनाते हैं। कभी कभी लोगों को दारू पिला देना हुआ, या फिर पैसा देकर करके उनको लोभ पैदा करके अपने लिए वोटिंग करवाना हुआ, या फिर डराना धमकाना हुआ, या फिर बूथ लूटना हुआ। तो ये सब कुछ ऐसे गलत हथकंडे अपनाए जाते हैं राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा, जिससे चुनाव प्रक्रिया जो है सो वो भ्रष्ट हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, और पूरा चुनाव माने जो सही उम्मीदवार है वो चुन करके नहीं आ पाते हैं। तो कैसे जो है चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, तो उसके लिए आचार संहिता चुनाव आयोग के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो चुनाव आयोग के द्वारा जो आचार संहिता तैयार किए जाते हैं वो है क्या, तो निर्देश और मार्गदर्शन है राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए कि किस तरह से उनको अपना आचरण को रखना है चुनाव में। तो उसके लिए जो जारी दस्तावेज है, निर्देश और मार्गदर्शन के लिए जारी दस्तावेज को आदर्श आचार संहिता कहते हैं। यह चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का क्या तात्पर्य है। देखिए, किसी प्रदेश में बिना मानवीय हस्तक्षेप के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप, बिना मानवीय हस्तक्षेप के, मानव का इसमें कोई योगदान नहीं होता है, बिना मानवीय हस्तक्षेप के, बिना मानव के प्रयास से प्राकृतिक रूप से भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप उगने वाले वनस्पति को या वनस्पति के समुच्चय को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। चलिए अब देखिए, सेट 3 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से देखते हैं। पहला है, धुरी शक्तियों में मुख्यतया कौन कौन से देश शामिल थे। देखिए, धुरी शक्ति और एक था धुरी शक्ति और दूसरा था मित्र राष्ट्र। ये कहाँ कब था, तो ये था प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें, और द्वितीय विश्व युद्ध, 2 विश्व युद्ध हो चुका है अभी तक। तो विश्व युद्धों में 2 शक्ति था, एक था धुरी शक्ति और दूसरा था मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब एक तरफ थे, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान थे, है ना। तो धुरी राष्ट्र, ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, 2 विश्व युद्ध हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में या धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश शामिल थे, जबकि दूसरी ओर मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस यानी सोवियत संघ उस समय थे। तो ये सब जो देश थे मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। तो ये आपने देखा पहला। दूसरा है, स्लीपर से आप क्या समझते हैं। रेल की पटरियों के बीच आर पार लगे लकड़ी के तख्ते। रेल की पटरी, देखिए रेल का जो पटरी होता है, देखिए यहाँ रेल का पटरी, तो इस तरह से रेल का पटरी लगा हुआ है। तो उसको मजबूती से एक स्थान पर फिक्स करने के लिए, जकड़े रखने के लिए क्या होता है कि इस तरह से आप देखते होंगे कि बहुत सारा लकड़ी का तख्ता
इसको जकड़ दोनों पटरी को अपने स्थान पर फिक्स रखने के लिए लगाया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्लीपर। देखिए यहाँ वही लिखा हुआ है कि रेल की पटरियों के बीच आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनके जगह पर मजबूती से जकड़े रहते हैं स्लीपर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या देख लेते हैं 3 क्या है। निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं? देखिए, तो निर्धनता रेखा जो है, अभी निर्धनता से भी क्या समझते हैं वो था, अब निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं? निर्धनता रेखा के बारे में पूछ रहा है। निर्धनता रेखा का निर्धारण गरीबी मापने के लिए किया जाता है। देखिए क्यों किया जाता है निर्धनता रेखा का निर्धारण? गरीबी मापने के लिए किया जाता है। निर्धनता रेखा से तात्पर्य किसी व्यक्ति के आय या उपभोग के न्यूनतम स्तर से है। एकदम कम से कम कितना उसको होना चाहिए आय, या कितना उसका उपभोग के लिए उसको स्तर चाहिए जो मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। कम से कम इतना जरूर व्यक्ति के पास आय होना चाहिए, या इतना माने भोजन या इतना और अन्य प्रकार की सामग्री होनी चाहिए जिससे कि उसका मूल आवश्यकता जो है वो पूरा हो सके। तो उस रेखा को हम लोग निर्धनता रेखा कहते हैं। और इसका निर्धारण भारत में जो है इसका सर्वेक्षण NSSO संस्था द्वारा किया जाता है। ये निर्धनता रेखा हो गया। चौथा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, देखिए भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार जो है वो विनियमित राशन दुकानों के द्वारा समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है ना। अनाज को विनियमित राशन दुकानों के द्वारा विनियमित राशन दुकानों के द्वारा समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। तो जिस विनियमित राशन दुकानों के द्वारा अनाज को समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। आजकल लोग अमीर लोग भी या जो सक्षम है वो भी गलत तरीके से राशन कार्ड बनवा लेते हैं और इसका लाभ लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे महंगा मोबाइल यूज करते हैं, हर प्रकार की उनको सुख सुविधा है, फिर भी उनका आय भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी वे क्या करते हैं राशन दुकान के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे अपने आप को शो करते हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रियल में गरीब हैं उनको ही इसका उपभोग करना चाहिए। देखिए 5वां क्या है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को किया गया था। यह एक स्वायत्त विधिक संस्था है। 6ठा नंबर देखिए, शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षा का अधिकार संविधान प्रदत्त मतलब संविधान के द्वारा दिया गया मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है। संविधान के द्वारा दिया गया मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है। इसके तहत अब स्कूली शिक्षा प्रत्येक भारतीय का अधिकार बन चुका है। माने प्रत्येक भारतीय का अधिकार है कि वह स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके, कोई उसको छीन नहीं सकता। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार का उत्तरदायित्व है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर देखें, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? देखिए मानसून में विराम से तात्पर्य है वर्षा विहीन अंतराल। वर्षा विहीन माने बिना वर्षा का अंतराल। मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है, शुष्क समय में वर्षा रुक जाती है। तो जिस समय में शुष्क समय में वर्षा रुक जाती है उसमें मानसून का विराम हो जाता है, इसी कहते हैं, इसे मानसून का विराम कहते हैं। तो आपने देख लिया तीनों सेट का सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न को हमने देख लिया कैसे लिखना है परीक्षा में। बच्चों इसी तरह से लिखना है आपको। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।